वेलकम बैक स्टूडेंट्स। रिफ्लेक्टिव माइंड में आपका स्वागत है। द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट भी आप इसे कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि हम चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स को क्यों स्टडी करें या चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स को जानना क्यों ज़रूरी है। जीन जैक्विस रूसो ने कहा था कि आवर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बेस्ड ऑन द डेवलपमेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड और प्यूपिल। उनका कहने का मतलब क्या था कि हमारी शिक्षण अधिगम प्रणाली बच्चों के विकासात्मक सिद्धांतों पर ही आधारित होनी चाहिए। तो हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट को शुरू करने के पहले आज यहाँ पे कुछ उद्देश्यों पे बात करना चाहेंगे कि क्यों हमें एक टीचर, हमें एक लर्नर या हमें एक एजुकेटर या फैसिलिटेटर होने के नाते हमें चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स को क्यों स्टडी करना चाहिए या चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में हमारी जानकारी क्यों होनी चाहिए। उन उद्देश्यों में कुछ हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट या बच्चों के डेवलपमेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ने से, जानने से या उनके बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात करने से हमें बच्चों का एक ओवरऑल डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव पता चलता है और उस डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव से हमें बच्चों के लर्निंग के बारे में भी एक बहुत बड़ा इंसाइट मिलता है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डेवलपमेंट और लर्निंग के कनेक्शन को रखा था और उस वीडियो को आप जाके देखें, अगर नहीं देखे हैं तो मैं आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा वहाँ पे। तो उस वीडियो में मैंने क्या बताया था कि डेवलपमेंट और लर्निंग आपस में जुड़े हुए हैं और दोनों लाइफ लॉन्ग चलने वाले एक लाइफ टर्म प्रोसेस के फॉर्म में हमें दिखते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे उद्देश्य है कि बच्चों के बारे में एक इफेक्टिव केयर के लिए या बच्चों को एक ओवरऑल समझने के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट को पढ़ना या चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आप बोल सकते हैं कि एक क्वालिटेटिव करिकुलम को बनाने के लिए या करिकुलम को बच्चों के फेवर में डिजाइन करने के लिए भी चाइल्ड डेवलपमेंटल प्रिंसिपल्स को जानना हमारे लिए जरूरी होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल की स्टडी से हमें यह पता चलता है कि हर एक बच्चा, एवरी चाइल्ड इज यूनिक, हर एक बच्चा यूनिक होता है अपने डेवलपमेंट के मामले में, लर्निंग के मामले में या और भी अलग अलग क्षेत्र के मामले में। वो हर एक बच्चे से अलग होता है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी यूनिक बातें होती है जो उसे बाकी दूसरों बच्चों से क्या करती है, अलग करती है। नेक्स्ट पॉइंट, हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ऑफ यंग चिल्ड्रन। डेवलपमेंटल प्रिंसिपल के बारे में या बच्चों के डेवलपमेंटल प्रिंसिपल को पढ़ने के बाद या जानने के बाद ये हमें पता चल पाता है कि बच्चा किस तरीके से सीखना चाहता है, बच्चा अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखता है या बच्चे के कंसेप्ट फॉर्मेशन का क्या प्रोसेस है, बच्चा कैसी चीज़ों को लर्न करता है, बच्चा कैसे अपने आसपास की चीज़ों को जोड़ के देखता है और हम उस प्रोसेस में उस बच्चे की कैसे हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोवाइड डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट प्ले एंड लर्निंग एक्टिविटीज। देखिए, जब हम लोग करिकुलम बनाते हैं, सिलेबस बनाते हैं या जब हम लोग एक पूरे स्कूली प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं तो वहाँ पे हमारे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज बोले या हमारे लिए एक सबसे बड़ी चुनौती बोलिए, ये होता है कि हम जो भी लर्निंग प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं उसमें बच्चों के लिए कितना स्थान दे पाते हैं, उसमें बच्चों को कितना एकोमोडेट कर पाते हैं या बच्चा उस लर्निंग, उस प्ले एक्टिविटीज, उस प्ले प्रोग्राम से बच्चा अपने आप को उस स्कूली करिकुलम के साथ, उस स्कूली एक्टिविटीज के साथ बच्चा कितने अच्छे तरीके से अपने आप को जोड़ पाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट को पढ़ने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य बच्चों को जानना, उसके इंडिविजुअल वेरिएशन को समझना, उसके यूनिकनेस को समझना, उसके कल्चरल गैदरिंग को समझना, उसके आसपास के वर्ल्ड के साथ उसके कनेक्ट होने के प्रोसेस को समझना और इन सभी चीज़ों के साथ जोड़ते हुए उसके लर्निंग प्रोसेस को मॉनिटर करना, उसके लर्निंग प्रोसेस को रेगुलेट करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्य आप चाइल्ड डेवलपमेंट का देख सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, सपोर्ट रिलेशनशिप विद फैमिलीज। देखिए, बच्चा अगर अपने फैमिली से यहाँ पे आता है, ठीक है, फैमिली उसका सबसे पहला सेटअप होता है जन्म लेने के बाद, उसका आसपास का परिवार है ना, आसपास का पड़ोस, नेबरहुड है ना, और भी जो भी उसके इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में जो भी लोग हैं, जो भी सेटअप है, बच्चा उन सभी सेटअप के एक्सपीरियंस को लेकर हमारे विद्यालय में आ रहा है। तो कहा भी जाता है कि हम लोग स्कूलों में पेरेंट टीचर मीटिंग की बात करते हैं, पेरेंट टीचर एसोसिएशन की बात करते हैं, तो पेरेंट टीचर मीटिंग या पेरेंट टीचर एसोसिएशन के माध्यम से हम उस बच्चे के
स्कूल के बियॉन्ड के कॉन्टेक्स्ट को भी जानना चाहते हैं, कॉन्टेक्स्ट को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्योंकि लर्निंग अगर लर्निंग की बात करें, सीखने की बात करें, विकास की बात करें, वो कभी भी सेगमेंट में या कभी भी आइसोलेशन में घटित नहीं होता। बच्चों के स्कूल में होने वाले लर्निंग को उसके घर से भी घर से भी उसे जोड़ा जाना चाहिए, है ना। एनसीएफ 2005 इस बारे में हमें डिटेल में हमें कहता भी है कि बच्चे के आसपास के अनुभव को विद्यालयी प्रक्रिया के साथ या विद्यालय में सीखने सिखाने की प्रक्रिया के साथ आपको जोड़े जाने की ज़रूरत है। तो इन सभी ऑब्जेक्टिव्स के डिस्कशन से यहाँ पे कौन सी बातें सामने आ रही है या कौन सी बातें मैं यहाँ पे सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों चाइल्ड डेवलपमेंट को स्टडी करना एक एजुकेटर के लिए, लर्नर के लिए, फैसिलिटेटर के लिए या एक टीचर के लिए जरूरी है। क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज़ के ऑब्जेक्टिव्स को या किसी भी चीज़ के उद्देश्य को हम ना समझेंगे, तब तक लर्न करने में हमें एक वो मोटिवेशन, लर्न करने में हमें एक वो अभिप्रेरणा नहीं मिल पाती है। तो चलिए अब हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट या डेवलपमेंट को शुरू करते हैं। जो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है इसे बोलते हैं डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। डेवलपमेंट जो है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ना, जिसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? माँ के पेट से, अर्थात कंसेप्शन टू डेथ तक। कंसेप्शन टू डेथ तक डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लेकिन अगर आप इस प्रिंसिपल को ध्यान से देखें तो ये लर्निंग के प्रिंसिपल के साथ भी मैच कर रहा है। डेवलपमेंट अगर लाइफ लॉन्ग है, लर्निंग भी लाइफ लॉन्ग है। लेकिन डेवलपमेंट के लाइफ लॉन्ग होने का एक बहुत यूनिक फीचर क्या दिखता है कि डेवलपमेंट कभी भी थमता नहीं है, कभी रुकता नहीं है, वो डेथ के साथ ही खत्म हो रहा है। लेकिन डेवलपमेंट का पेस, डेवलपमेंट का रेट हर जगह जिंदगी के हर पड़ाव में, हर पीरियड में एक जैसा नहीं होता है। उसमें अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव, अर्थात कभी वो स्लो होगा, कभी वो रैपिड होगा। एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, आगे की पंक्तियों में देखिए क्या लिखा हुआ है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें प्लेटू लाइक कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है। इन्वॉल्व प्रोसेस विच आर नॉट प्रेजेंट इन एट बर्थ बट एमर्ज थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। देखिए डेवलपमेंट के बारे में एक बहुत बड़ी बात ये भी कही जाती है कि ठीक है, डेवलपमेंट की शुरुआत कंसेप्शन से होती है और वह डेथ तक कंटिन्यू है। लेकिन डेवलपमेंट में बहुत सारे ऐसे फीचर होते हैं जो जन्म से ही या जन्म के पूर्व ही हमारे पास नहीं होते। वो टाइम टू टाइम लाइफ के अलग अलग पीरियड्स में डिफरेंट यूनिक फीचर्स भी उभरते जाते हैं या उभरना शुरू होते हैं। और इसी के साथ गेन्स और लॉसेस, ये दोनों डेवलपमेंटल लाइफ साइकिल का ही कंसेप्शन टू लेकर डेथ तक का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इट इज द continuity of development which accounts for one stage of growth and development influence the next। देखिए डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग है, कॉन्टिन्यूस है, डिसकॉन्टिन्यूस, वो हमने प्रीवियस डिबेट में भी कहा भी था कि डिसकॉन्टिन्यूस इस तरीके से है कि अगले स्टेज का डेवलपमेंट अपने प्रीवियस स्टेज से डिफरेंट है। लेकिन कॉन्टिन्यूस क्यों है? क्योंकि वो बहुत दिनों तक एक पर्टिकुलर पीरियड में एक प्रकार के सिम्टम्स को वो दिखाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो कॉन्टिन्यूस है। लेकिन पहले का डेवलपमेंटल फीचर जैसा था, बाद के डेवलपमेंटल फीचर्स वो डिफरेंट है, इसीलिए वो क्या है? डिसकॉन्टिन्यूस है। देखिए डेवलपमेंट का लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ये भी कहता है कि डेवलपमेंट के सभी प्रोसेस, चाहे वो पेस में स्लो हो, चाहे वो पेस में रैपिड हो, आपस में जुड़े हुए हैं। और डेवलपमेंट का कोई भी एक फीचर अगर प्रभावित होता है तो उस पर बेस्ड आने वाले डेवलपमेंट के अगले फीचर पे भी उसका पॉजिटिव और उसका नेगेटिव इंपैक्ट आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, इफ अ चाइल्ड हैज नॉट मास्टर्ड अ पर्टिकुलर टास्क एट अ स्पेसिफिक एज, इट विल अफेक्ट द मास्टरी ओवर द डेवलपमेंटल टास्क इफ द नेक्स्ट स्टेज। यहाँ पे क्या बताएगा कि बच्चा अगर एक पर्टिकुलर प्रकार के डेवलपमेंटल टास्क को अगर नहीं कर पा रहा तो उस डेवलपमेंटल टास्क पर डिपेंड अगले डेवलपमेंटल टास्क को भी वो एफिशिएंटली कर नहीं पाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल रखूं कि अगर आमतौर पे बच्चा अगर क्रॉल कर रहा है, रेंग रहा है ना, लेकिन अगर रेंगने के बाद अगर वो अच्छे से किसी कारणवश अगर वो बैठ नहीं पा रहा है, तो इतना श्योर है कि अगर वो बैठ नहीं पा रहा तो बैठने के बाद की जो क्रिया होती है, जो किसी तरीके से बच्चा खड़े होने की कोशिश कर रहा है, उस क्रिया को भी बच्चा अच्छे से कर नहीं पाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। अर्थात डेवलपमेंट का जो प्रोग्रेशन होता है वो जनरल से स्पेसिफिक की ओर होता है। जनरल टू स्पेसिफिक का पहले मतलब समझिए क्या। जनरल का मतलब होता है चीज़ों को एक जनरलाइज तरीके से करना, अर्थात वहाँ पे किसी प्रकार की मास्टरी नहीं है। हमारा परसेप्शन, हमारी थॉट, हमारा बिहेवियर, हमारी एक्टिविटी तमाम प्रकार की गतिविधियों के लिए, तमाम प्रकार की चीज़ों के लिए एक है।
लेकिन जैसे जैसे हम मास्टरी ओरिएंटेशन की ओर बढ़ते हैं, स्पेसिफिकनेस उन चीज़ों में आना शुरू होता जाता है। कई एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं। जैसे अगर आप एक न्यूबॉर्न को देखें तो न्यूबॉर्न अपने पूरी बॉडी को सबसे पहले मूव करता है और उसके स्पेसिफिक पार्ट में मूवमेंट उसके पूरी बॉडी के मूवमेंट के बाद ही आ पाता है। क्या लिखा हुआ है? हिज हर होल बॉडी एट वन टाइम देन लर्न्स टू मूव इट्स स्पेसिफिक पार्ट्स। इफ अ टॉय सॉरी नॉट अ बॉय, इफ अ टॉय is kept near an infant, he or she will use the entire body to move close to it and catch it। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर बच्चे के आसपास में अगर कोई टॉय है और बच्चा को लगता है कि वो अपने बच्चा उस टॉय को अगर लेना चाहता है, तो हमारी कोशिश क्या होती है कि अगर वो हमारे हाथ के एक्सेसिबिलिटी में हो तो हम उसे हाथों से अपनी ओर खींच लेते। लेकिन बच्चा क्या करता है? बच्चा पूरे शरीर को रेंगते हुए या लटपटाते हुए बच्चा उस जगह तक जाता है और टॉय को वो कैच करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि बच्चे का उस टॉय तक पूरे बॉडी के माध्यम से बच्चा वहां तक क्या कर रहा है? रीच कर रहा है वहां पे। तो यहाँ पे बच्चा उस टॉय तक पहुंचने के लिए अपने पूरे बॉडी को एज अ होल यूज कर पा रहा है। लेकिन जैसे ही उसकी मस्कुलर एक्टिविटी, जैसा ही उसका मोटर कोऑर्डिनेशन, जैसा ही उसका मोटर डेवलपमेंट, हम लोग आगे आने वाली वीडियो में करेंगे मोटर डेवलपमेंट के बारे में डिटेल में, जैसा ही उसका मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, ग्रॉस मोटर स्किल हो, फाइन मोटर स्किल्स हो, है ना, वो धीरे धीरे करके वो उस पर कमांड डेवलप करता है। वो स्पेसिफिक पार्ट को लाइक हैंड, लाइक फिंगर, लाइक लेग्स, लाइक अनदर स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स को वो डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए यूज करना शुरू कर देता है। अनदर एग्जांपल की ओर देखें, इन स्पीच डेवलपमेंट चाइल्ड बेबल्स फर्स्ट बिफोर अदर काइंड्स ऑफ वर्ड्स। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं? अगर स्पीच डेवलपमेंट की बात करें तो करेंगे लैंग्वेज के टॉपिक में डिटेल में, लेकिन फिलहाल आप यहां पे समझने के लिए समझ लीजिए कि स्पीच डेवलपमेंट में जो बच्चे का जो सबसे पहला स्पीच है, जो साउंड होता है, वो क्राइंग होता है। क्राइंग, कूइंग, बैबलिंग, एकोलेलिया, वन वर्ड स्पीच, टू वर्ड स्पीच और टेलीग्राफिक स्पीच, है ना। तो यहां पर आप क्या देख सकते हैं कि बच्चा यहां पे क्या कर रहा है? बच्चा यहां पे पहले क्राई कर रहा है, फिर वो क्राइंग में भी एक प्रकार का सेम प्रकार का साउंड निकालना शुरू करता है, उसे क्वीइंग बोलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्राइंग एक प्रकार का एक जनरल साउंड रिलेटेड बिहेवियर है, तमाम प्रकार की एक्टिविटीज के लिए वो सिर्फ चिल्लाएगा यहाँ पे। लेकिन धीरे धीरे करके वो अपने इस साउंड पैटर्न को भी या स्पीच डेवलपमेंट में भी वो स्पेसिफिक पैटर्न की ओर फ्रॉम जनरल ग्रेजुअली मूव करना शुरू कर देता है। एक यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल आप यहाँ पे इमोशन से भी देख सकते हैं। शुरू में अगर आप देखिए, बच्चा अगर कोई भी उसके सामने सिचुएशन होता है, वो रोता है या रोती है अपने यहाँ, है ना। लेकिन जैसे ही वो धीरे धीरे करके डेवलप होता है, धीरे धीरे करके उसकी एज बढ़ती है, वो अपने इमोशंस को भी अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक करना, अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो डिफ्रेंशिएट करना शुरू करता है। अर्थात कि वो उम्र बढ़ने के साथ, एज बढ़ने के साथ और ज़्यादा डेवलपमेंट होने के साथ वो जनरल से स्पेसिफिक फिगर की ओर बढ़ता है, या कुछ यूं कहें कि उसके इमोशंस में धीरे धीरे करके डिफ्रेंशिएशन या धीरे धीरे करके स्पेसिफिक फीचर आना शुरू हो जाता है। डेवलपमेंट के नेक्स्ट फीचर की बात करें चलिए, डेवलपमेंट के नेक्स्ट फीचर में है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेट्रोनॉमी टू ऑटोनॉमी। एक यहाँ पे टर्म देखिए आ रहा है हेट्रो। हेट्रो का मतलब होता है अदर्स, और एक यहाँ पे टर्म है ऑटो। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। डेवलपमेंट का जो ओरिएंटेशन होता है वो हेट्रोनोमस टू ऑटोनोमस होता है। यहाँ पे सिंपल सा कहने का मतलब यह है कि बच्चा शुरू में बहुत प्रकार के ऐसे कार्य हैं, बहुत प्रकार की ऐसी एक्टिविटीज़ है लाइक फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशो इमोशनल एंड अदर, जहाँ पे वो आपकी मदद लेगा, क्योंकि उसका बॉडी के वेरियस पार्ट में कंट्रोल या मोटर डेवलपमेंट एक उस तरीके से नहीं हुआ है कि वो हर एक्टिविटी को अपने ही लेवल पे कंट्रोल कर ले या अपने ही लेवल पे क्या कर ले, कोऑर्डिनेट कर ले। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो काम बच्चा आज आपकी मदद से कर रहा है उस काम को वो कल अकेले करेगा। यहाँ पे वाइगोत्स्की ZPD में इस बात की झलक दिखती है, और हम इस टॉपिक को और ज़्यादा डिटेल में वाइगोत्स्की के टॉपिक में करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इसे दूसरे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं।
अगर एक छोटा सा एग्जांपल देखें कि अगर बच्चा यहाँ पे किसी प्रकार अगर रेंग रहा है या रेंगने के बाद वो किसी टाइप से अपनी जगह पे वो बैठ गया है और बैठने के बाद वो किसी चीज़ को पकड़ के या किसी का सहारा लेके वो अपने जगह पे खड़े होने की क्या करेगा, वो कोशिश करेगा। तो यहाँ पे अगर किसी के माध्यम से या किसी का सहारा लेकर यहाँ पर खड़े होने की कोशिश कर रहा है तो वो एक हेट्रोनॉमी है, वो एक हेट्रोनोमस है। लेकिन इसके बाद खड़े होने की कोशिश किसी और के माध्यम से करने के बाद धीरे धीरे करके जब उसके बॉडी का प्रॉपर मस्कुलर कोऑर्डिनेशन और स्ट्रांग होता है, उसका कोऑर्डिनेशन उसके बॉडी के वेरियस एक्टिविटीज या वेरियस पार्ट में धीरे धीरे करके उसका कंट्रोल डेवलप होता है, वो अपने आप में डिपेंडेंसी दिखाना या बढ़ाना शुरू करता है और इस प्रकार से वो हेट्रोनोमस से ऑटोनोमस की ओर बढ़ता चला जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि आप एक छोटे बच्चे को देखिए कि छोटे बच्चों को जब कई बार वो भूख लगती है, अगर उसे कोई चीज़ चाहिए तो हर चीज़ के लिए उसकी डिपेंडेंसी हमारे फैमिली के आसपास के मेंबर या आसपास के इमीडिएट लोगों पे ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे ही उसकी मास्टरी अपने बॉडी पे थोड़ी सी भी होती है, वो आसपास में कहीं पे भी दौड़ के चला जाता है, कहीं भी चीज़ों का अपने आप से पुल कर लेता है, खींच लेता है, चीज़ों को ले लेता है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि शुरू में उसकी डिपेंडेंसी बेशक अपने आसपास के इमीडिएट सेटअप के वेरियस एलिमेंट या अलग अलग लोगों पे है, लेकिन जैसे ही उसकी मास्टरी आती है वो हर चीज को अपने लेवल पे देखना या अपने लेवल से उसे एक्सप्लोर करना वो शुरू कर देता है। डेवलपमेंटल प्रिंसिपल में नेक्स्ट प्रिंसिपल है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम ईगोसेंट्रिज्म टू एलोसेंट्रिज्म। ये प्रिंसिपल मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए शायद नया हो, लेकिन अगर आप क्लास 11 की एनसीईआरटी साइकोलॉजी की बुक को देखें तो इसमें इस प्रिंसिपल को दिया गया है यहाँ पे। तो डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम ईगोसेंट्रिज्म टू एलोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म टू एलोसेंट्रिज्म का मतलब क्या होता है? ईगोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है आपको पता है? ईगोसेंट्रिक का मतलब बच्चा सेल्फ फोकस्ड होता है। जब अगर आप 2-3 साल के बच्चे को देखिए तो वो अपने बारे में ज़्यादा सोचेगा। अगर उसने जिद पकड़ ली कि मम्मी मुझे ये चॉकलेट चाहिए, मम्मी मुझे ये चीज़ चाहिए, मम्मी मुझे ये खिलौना चाहिए, है ना, तो वो खिलौना अगर किसी इंसान के लिए अगर अरेंज करना मुश्किल हो तो बच्चा वहाँ पे ये नहीं देखेगा कि नहीं वो खिलौना अवेलेबल नहीं है, वो खिलौना भी नहीं आ सकता। उसे क्या लगता है कि नहीं वो अपने उसे खिलौना चाहिए। सेल्फ फोकस का मतलब क्या है कि जो मुझे सही लगता है मैं वही करूँगा। सेल्फ फोकस्ड है, वो अदर के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को नहीं देख पा रहा, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखिएगा तो बच्चे यहाँ पे एक प्रकार की कुछ ऐसी जिद, कुछ एक ऐसा इम्पॉसिबल डिमांड रखता है जिस डिमांड को कई बार फुलफिल करना इमीडिएटली पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वो उस प्रकार के इम्पॉसिबल डिमांड क्यों रखता है? क्योंकि वो सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव को देख रहा है, सेल्फ फोकस्ड है, उसे सिर्फ अपनी चिंता है। लेकिन जैसे ही बच्चा धीरे धीरे करके ग्रो करता है, उसकी एज बढ़ती है, वो डेवलपमेंटल पीरियड के नेक्स्ट पीरियड में शिफ्ट करता है, उसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग, उसके अंदर एक समझ, उसके थिंकिंग में एक सोशल पर्सपेक्टिव धीरे धीरे करके इन्वॉल्व होना शुरू होता है और वो अदर्स पर्सपेक्टिव या अदर्स के आप बोल सकते हैं थिंकिंग को भी, अदर्स के सोच को भी वो अपने प्रोसेस में इन्वॉल्व करना धीरे धीरे करके वो क्या करता है, शुरू करता है। अर्थात यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि वो अदर्स पर्सपेक्टिव में, वो सोसाइटल पर्सपेक्टिव में भी चीज़ों को देखना यहाँ पे शुरू कर रहा है। अगर मैं बोलूँ कि 10 साल के बच्चे को एक चॉकलेट चाहिए, टॉफ़ी चाहिए, या फिर उसको एक टॉय पसंद आ गया है और वो भी अगर जिद कर रहा है कि नहीं मम्मी मुझे ये चीज़ चाहिए, तो अगर घर के पेरेंट्स या आसपास के लोग अगर उसे ये बोलते हैं कि ठीक है हम आपको कल टॉफ़ी ला के दे देंगे, अभी शॉप्स क्लोज हैं या अभी किसी कारण से मैनेज नहीं हो सकता है, तो बच्चा उनके पर्सपेक्टिव को समझता है, बच्चा उनके थिंकिंग को भी अपनी थिंकिंग से जोड़ता है। लेकिन अगर 2 साल के बच्चों के रिगार्डिंग देखें तो उसे सिर्फ अपनी ही सुननी है, वो सेल्फ फोकस, कंप्लीटली सेल्फ फोकस्ड है, उसे अदर्स के पर्सपेक्टिव से या अदर्स के परसेप्शन से उसे वहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है। नेक्स्ट डेवलपमेंटल प्रिंसिपल है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंटल प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पे क्या है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? शुरू में या शुरुआती दौर में हर चीज़ बिल्कुल भी सिंपल तरीके से होती है और धीरे धीरे करके वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में कन्वर्ट होना शुरू होता है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब ये नहीं है कि अंडरस्टेबल नहीं, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या है कि हमारा लेवल ऑफ थिंकिंग, हमारा लेवल ऑफ डेवलपमेंट जैसे जैसे एनहेंस करता है, जैसे जैसे वो बढ़ता है, वैसे वैसे हम अलग अलग प्रकार की चीज़ों के बारे में भी सोचना शुरू करते हैं। सिंपल अगर सिंपल चीज़ों की बात करें, अगर आप बच्चों के सामने 2 प्रकार की चीज़ों का एग्जांपल दें, अगर आप बच्चों के सामने एक एप्पल रख दें
और बच्चे के सामने आप एक ऑरेंज रख दें, है ना, तो वो दोनों को हो सकता है शुरू में क्लासीफाई बिल्कुल भी सिंपल तरीके से करेगा कि नहीं इसका कलर ये है, नहीं इसका कलर ये है, इसके आधार पे करेगा। लेकिन जैसे ही उसकी थिंकिंग, है ना, सिंपल से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल पे जाती है, तो वो कैटेगराइजेशन के कई अलग अलग डायमेंशन भी बनाना शुरू करेगा। हो सकता है उसका कैटेगराइजेशन, हो सकता है उसका क्लासिफिकेशन कलर के आधार पे हो, शेप के आधार पे हो, टेस्ट के आधार पे हो, स्पीसीज के आधार पे हो सकता है, टाइप के आधार पे हो सकता है, और भी अलग अलग प्रकार से वो चीज़ों को कैटेगराइज या चीज़ों को क्लासीफाई यहाँ पे कर सकता है। पियाजेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हम इस प्रकार के कंसेप्ट को डिटेल में करेंगे यहाँ पे। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, शुरू में आप देखिए बच्चे का जो बिहेवियर होता है, बच्चे का बिहेवियर बिल्कुल भी सिंपल दिखेगा, एकदम सिंपल बिहेवियर होगा। लेकिन जैसे जैसे वो डेवलपमेंटल पैटर्न में आगे बढ़ता है, डेवलपमेंट करके वो आगे की स्टेजेस में शिफ्ट करता है, उसका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता जाता है, अर्थात उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है, उसकी समझ बढ़ती जाती है, और डिफरेंट सिचुएशन में उसे कैसे रिएक्ट करना है, कैसा उसका रिएक्शन डिफरेंट सिचुएशन के लिए अलग अलग होगा, अर्थात उसके पास कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, उसके पास कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग बनना वहां पे शुरू होता है। आप बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट से भी या बच्चे के फिजिकल ग्रोथ से भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर एक फिजिकल ग्रोथ का यहाँ पे एग्जांपल दें तो कई बार क्या होता है कि अगर आप देखिए बच्चे को कई बार आप कुछ खेलने कूदने के लिए दीजिए, छोटे बच्चों को दीजिए, तो वो बिल्कुल भी सिंपल तरीके से वो अपनी एक्टिविटी को कर रहा होता है, सिंपल तरीके से वो खेल कूद रहा होता है। लेकिन जैसे वो बड़ा होता है थोड़ा, तो देखिए उसके पास अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बनना शुरू होती है कि वो अलग अलग खेलेगा, तो अलग अलग खेल में हो सकता है वो अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी का वहाँ पे यूज़ कर रहा है, अलग अलग प्रकार का वहाँ पे दिमाग लगा रहा है, अलग अलग प्रकार की वहाँ पे वो अंडरस्टैंडिंग लगा रहा है यहाँ पे। अर्थात हम कहने का मतलब क्या है कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारा जो डेवलपमेंट है, हमारी जो समझ है, वो सिंपल लेवल से कॉग्निटिव या सिंपल लेवल से मोर कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव लेवल की ओर शिफ्ट करती जाती है। आप लोगों ने ब्लूम्स के टेक्सोनॉमी को देखा होगा, जिसमें थिंकिंग को वो 6 बेसिक लेवल में, जो कॉग्निटिव डोमेन की बात कर रहे हैं, थिंकिंग को वो 6 बेसिक लेवल में डिवाइड करते हैं, और वो क्या बोलते हैं कि सिंपल लेवल थिंकिंग से कॉम्प्लेक्स लेवल थिंकिंग की ओर बढ़ते हैं, है ना। नॉलेज बेस है, अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है, इवैल्यूएशन है। तो वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेवल का एक हायरार्की क्या बताता है कि जैसे ही कोई बच्चा ग्रो कर रहा है, वो थिंकिंग कर रहा है, लेकिन बेसिक लेवल की थिंकिंग बहुत ही सिंप्लीफाइड होती है, बहुत ही सिंपल होती है, और एडवांस या हायर लेवल की थिंकिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत ही एडवांस होती है ना। तो इन सभी डिस्कशन से हमने यहाँ पे क्या बताने की कोशिश करी है यहाँ पे कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग है ना। बच्चे का डेवलपमेंटल प्रिंसिपल जनरल टू स्पेसिफिक है, बच्चे का डेवलपमेंटल प्रिंसिपल हेट्रोनोमी टू ऑटोनोमी, देन ईगोसेंट्रिज्म टू एलोसेंट्रिज्म, देन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इस डिस्कशन में इतनी ही बातें, और एक इंपॉर्टेंट थिंग, और हमें यहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रिंसिपल को डिस्कस करना है, तो हो सकता है डेवलपमेंटल प्रिंसिपल पे ही हमारे 2 या 3 वीडियो बनेंगे। तो आगे आने वाले वीडियो में, है ना, डेवलपमेंटल प्रिंसिपल्स के और बाकी प्रिंसिपल्स को हम सामने रखेंगे। थैंक यू सो मच।